हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग ऑसिलेशन से रिलेटेड कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आज आपको। और कुछ ऐसे से छोटे छोटे हम आपको ट्रिक देंगे जिनको आप मान के चलो कि अगर बाई कॉन्सेप्ट करने जाओगे बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा। तो अगर हम उनको ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो जेई लेवल की प्रॉब्लम आप मान के चलिए कि विद इन सेकेंड आप कर जाओगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा इससे पहले हमने स्प्रिंग मास सिस्टम कवर किया था। तो वहाँ पर हमने स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट किया था, T = 2π√m/k। ऐसी कुछ कहानी हमने कैलकुलेट की थी। और वहाँ पर हमने आपको बोला था कि ये जो फार्मूला है वैलिड फॉर सिंगल स्प्रिंग सिंगल मास, वैलिड फॉर सिंगल स्प्रिंग सिंगल मास। तो हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक से अधिक स्प्रिंग है तो वहाँ पर ये फार्मूला नहीं लग पाएगा। फिर भी आपको इसी फार्मूले से काम चलाना है, तो आपको इसको इस तरह से एडजस्ट करना होगा ताकि ये फार्मूला वहाँ पे लग जाए। तो हमने बोला कि एक सिंगल स्प्रिंग होनी चाहिए और स्प्रिंग भी कैसे होनी चाहिए, मासलेस स्प्रिंग होनी चाहिए। बट अगर कल के हमारे पास ऐसा केस आया जहाँ पर स्प्रिंग का भी कुछ मास दिया हो, स्प्रिंग का भी कुछ मास दिया हो, तो उस केस को हम कैसे डील करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो नोट का ही अगला पॉइंट है हमारा कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को हमें काटना है। और आप जानते हैं स्प्रिंग, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग ऐसी कि बहुत छोटी लेंथ है, आप ये समझो जैसे मान लो हमारे पास एक कॉपर की स्प्रिंग है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, कॉपर की स्प्रिंग है, लेंथ यहाँ पर L मान लेते हैं। और एक हमारे पास इसी मटेरियल की स्प्रिंग है जिसकी लेंथ भी L/2 हमने मान ली, ये भी कॉपर की ही है। तो अगर हम ये कहें कि अगर इसको आपको पर सेंटीमीटर इलांगेट करना है, 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पर इलांगेशन लाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल F। अब इस स्प्रिंग पर भी आप फोर्स अप्लाई करो और यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर इलांगेशन लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फोर्स क्या उतना ही रिक्वायर्ड होगा जितना कि इस स्प्रिंग में रिक्वायर्ड था। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी छोटी स्प्रिंग है उतनी ही ज़्यादा मतलब वो स्टिफ होगी, स्टिफनेस इसमें ज़्यादा होगा, मतलब कि इसमें जो है खिंचाव बहुत ही मतलब एक तरह से टफ हो गया। इसको आप कंप्रेस करना चाहो, आप इसको इलांगेट करना चाहो, दोनों कंडीशन में यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस स्प्रिंग। दोनों की प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम देखें कॉपर है और ये भी कॉपर है, बस हमने क्या किया कि लेंथ यहाँ पर डिफरेंट ले लिया। तो चलिए ऐसा कुछ हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ मान लो कुछ दिया है। मान लेते हैं कि स्प्रिंग है, ऐसे कोई स्प्रिंग मान लेते हैं और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K है, लेंथ यहाँ पर इसकी L मान सकते हैं, L लेंथ है, मासलेस स्प्रिंग है फिलहाल यहाँ पे। ये स्प्रिंग कैसी है, मासलेस। तो ये जो हमने डॉट लाइन यहाँ पर जनरेट किया है, डेवलप किया है डॉट लाइंस, इस लाइन से आपने इसको दो भाग में तोड़ दिया। स्प्रिंग है, इसकी लेंथ मान लो L हमको गिवन है, आपने इसको इस तरह से तोड़ा है कि यहाँ पर जो लेंथ है X और यहाँ पर लेंथ मान लो Y है। जब आपने इसको तोड़ा तो यहाँ पर ये दो अलग अलग स्प्रिंग बन गई। बट नेचर की बात करें, नेचर वाइज अगर हम देखें तो ये दोनों मान लो एक ही स्प्रिंग से तो बनी होंगी। ऐसे आपने इनको X/Y इस अनुपात में तोड़ा है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K1 बना, एक का K2 बना। तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सिंगल स्प्रिंग थी, इससे हमने ब्लॉक हैंग किया, टाइम पीरियड T बना, फिर हमने क्या किया कि इन दो स्प्रिंग को जोड़ा सीरीज में,
तब टाइम पीरियड बना T2, फिर हमने इनको जोड़ा पैरेलल में, तब टाइम पीरियड बना T3। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा कि इनका जो T1 T2 T है या T1 T2 T3 इनका आपस में रिलेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो K1 K2 है ये इन टर्म्स ऑफ K कितना होगा। तो K1 का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा K टाइम्स जिस अनुपात में आपने इनको तोड़ा है x प्लस वाई, और बाई में लिखोगे आप यहाँ पे इसका रेशियो x है। जिस अनुपात में हम इनको तोड़ेंगे उन अनुपात का योग यहाँ पे रखना बाई में, जो अनुपात यहाँ पर इस स्प्रिंग का बना है, ये K1 बन गया। ऐसा आप K2 फाइंड आउट करोगे, ये K1 का फार्मूला निकल के आ गया। अगर हम K2 फाइंड आउट करें तो K2 हमें मिलेगा K इंटू एक्स प्लस वाई और बाई में y। अब आप समझिए, आपने स्प्रिंग को कुछ इस तरह से तोड़ा है कि यहाँ पर जो x और y है इनका वैल्यू आपस में इक्वल है। तो बताइए K1 क्या निकल के आएगा, K1 निकल के आएगा K इंटू 2x बाई एक्स। तो K1 क्या मिला हमको 2K। आप K2 फाइंड आउट करोगे तो K2 मिल जाएगा 3 और 2K, ये भी मिल जाएगा 2K। तो एक ही स्प्रिंग थी, उसको आपने दो इक्वल पार्ट में तोड़ा, तो पर स्प्रिंग जो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट बना है वो डबल हो गया। अगर यहाँ पर K था तो यहाँ पर 2K और यहाँ पर भी 2K हो गया। अगर इसको हम 3 इक्वल भाग में तोड़ते हैं तो हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाता 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग। इस ओरिजिनल स्प्रिंग का 3 गुना बन जाता है यहाँ पे। और स्प्रिंग कांस्टेंट ही डिसाइड करता है कि पर सेंटीमीटर स्प्रिंग को कंप्रेस या इलोंगेट करने में कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हमें F फोर्स लगा करके हमने 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया है, अब यहाँ पर भी अगर आप 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करना चाहते तो आपको फोर्स यहाँ पे डबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। आई बात समझ में? तो अब चलिए इस पर जो है न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे पूछेगा जैसे मान लो ये कंप्लीट स्प्रिंग है और लेंथ यहाँ पर इसका मान लेते हैं L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। आपने इसको 2 भाग में तोड़ दिया। एक भाग की जो लंबाई है वो मान लेते हैं 3L/4 है और एक भाग की लंबाई है L/4 ऐसे। और क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछे कि मान लो ये स्प्रिंग थी, आपने इस स्प्रिंग से ब्लॉक को हैंग किया तो यहाँ पर टाइम पीरियड बना T, और T बराबर क्या लिखते हैं आप बोलो 2π√m/K लिखते हैं। फिर आप यहाँ पर ये 2 स्प्रिंग है, इनको आपने पैरेलल में जोड़ा ऐसे। ये जो स्प्रिंग आपने कट किया है तो मान लो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, यहाँ पर K2 है। अब यहाँ पर K1 आया होगा, यहाँ पर K2 आया होगा। सेम ब्लॉक हमने यहाँ पर हैंग किया, यहाँ पर टाइम पीरियड बोला T डैश है, तो ये जो T डैश है इन टर्म्स ऑफ T कितना होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो आप बताओ K1 K2 क्या हमें पता है यहाँ पे। K1 K2 कैसे निकालोगे, देखो K1 K2 कैसे निकालेंगे। K1 बराबर क्या लिखोगे आप बोलो, K टाइम्स x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना बन रहा है यहाँ पर बोलो 3L/4 प्लस L/4 दैट इज L। तो यहाँ पर L बन जाएगा ये, और y में क्या लिखोगे, यहाँ पर इसका अनुपात कितना है 3L/4, तो y में आप लिखोगे 3L/4। L से L खत्म हुआ तो क्या बना बोलो, ये 4K/3 बन गया।
अब आप ओरली बता दो कि यहाँ पर जो लेंथ का बाई की चीज़ है ऊपर चली गई और ऊपर वाली चीज़ जो है नीचे आ गई। अगर लेंथ यहाँ पर 3l/4 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बन गया 4k/3। लेंथ यहाँ पर l/4 है, बताओ K2 क्या मिलेगा हमको, K2 मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें, बोलो क्या है 4k बना होगा। अब ये स्प्रिंग किस में बताओ, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना होगा, टाइम पीरियड का फार्मूला अप्लाई करना है आपको ये वाला, लेकिन ये फार्मूला कब लागू होगा, जब सिंगल स्प्रिंग होगी। यहाँ पर 2 स्प्रिंग है तो हम क्या करेंगे, इनके इक्विवेलेंट के पास चलेंगे। तो इक्विवेलेंट मान लो K इक्विवेलेंट है ये, और K इक्विवेलेंट क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा K1 + K2 बन जाएगा। अब बताओ K1 कितना बन रहा 4k/3 और K2 क्या बन रहा 4k बन रहा। तो K इक्विवेलेंट क्या मिला हमको यहाँ से बोलो, ये कितना बन जाएगा 12 और 4 16 16k/3 बन जाएगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड बताओ क्या बने होगा, तो T डैश बराबर क्या लिखोगे 2π√m/k इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट कितना बन रहा है 16k/3 और 3 कहाँ जाएगा ऊपर। अब आप देखो 2π√m/k यहाँ पर दिख रहा, तो T डैश क्या मिला हमको, T डैश मिला होगा T इंटू √3/16। ये इनका आंसर हो जाएगा आपस का। आई बात समझ में। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है। स्प्रिंग कट करने का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा है, और हम ये यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उतना ज़्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। अगर आपने इसको 4 भाग में तोड़ा होता, इक्वल पार्ट में तोड़ा होता, तो पर पार्ट का जो एक भाग होता उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता वो 4 गुना हो जाता। 5 इक्वल पार्ट में अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बनता 5 टाइम्स। आई बात समझ में। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग में हमने देखा कि पर स्प्रिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो बढ़ गया था, है ना। अब अगला टॉपिक मान लो अगर हमारे पास एक सिंगल स्प्रिंग सिंगल मास की बात होती और यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी दी होती, ब्लॉक का मास मान लो m है और स्प्रिंग का मास यहाँ पर m डैश दिया है। m डैश क्या है, या इसको ms लिख सकते हैं आप। ms का मतलब मास ऑफ स्प्रिंग, और स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं इसका k है। अब बताओ क्या यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला लग पाएगा। अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला 2π√m/k लिखना चाहें तो यहाँ पर ब्लॉक का मास था, स्प्रिंग का मास नहीं था, बट यहाँ पर स्प्रिंग का ही मास है। तो आप क्या यहाँ पर ये लिख सकते हैं m + ms/k, ये लिखा जा सकता है क्या, ये गलत है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा, अगर हम देखो इसको हम कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। स्प्रिंग मासलेस हमने पढ़ा, तो यहाँ पर मास वाली स्प्रिंग दी है, तो आप इसको सबसे पहले मासलेस स्प्रिंग में कन्वर्ट करो। तो मासलेस स्प्रिंग में कन्वर्ट करने के यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि जो स्प्रिंग का मास हमको दिया है उस स्प्रिंग के मास का 1/3, स्प्रिंग के मास का 1/3। पहले इस मास कितना ब्लॉक का है बोलो, m है, प्लस हो मास ऑफ स्प्रिंग बाई 3। अब ये स्प्रिंग मासलेस हो गई। अब यहाँ के लिए टाइम पीरियड आप लगा सकते हैं 2π√m प्लस मास ऑफ स्प्रिंग बाई 3 और बाई में k। अब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना कि ये बाई 3 कैसे आया होगा, आफ्टर इंटीग्रेशन आया होगा। और हम ये कहें कि मतलब ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको वहाँ पर ये प्रूव नहीं करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। ऐसे प्रूव करने जाओगे बहुत ज़्यादा गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा ये, है ना। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, अब आप इसको समझिए कि कितना भी ज़्यादा खींचोगे कम ही रहना टाइम। तो कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि इनको आप याद कर लो। आई बात समझ में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं थोड़ा इस। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर स्प्रिंग का मास दिया है तो वहाँ पर हमने क्या किया कि स्प्रिंग के मास का 1/3 मास हमने कहाँ पे ऐड कर दिया था,
ब्लॉक के मास में, है ना। तो हमने बार बार यही बोला कि हमारे पास जो फार्मूला हो सिंगल स्प्रिंग सिंगल मास का है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक से ज़्यादा स्प्रिंग लिया बट मास हमेशा हमने एक ही रखा। बात अलग, अभी हमने यहाँ पर मास 2 लिया बट वो 2 मास में से एक मास किसका था, वो स्प्रिंग का मास था। अगर हम ये कहें कि हमारे पास कल के मान लो 2 ब्लॉक एंड 1 स्प्रिंग, 2 ब्लॉक 1 स्प्रिंग सिस्टम, ये गिवन है। अब इसको हम फिगर में कैसे समझें कि 2 ब्लॉक 1 स्प्रिंग होता क्या है। तो आप इसको कुछ ऐसे समझो, जैसे मान लो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर आपने 2 ब्लॉक ले लिए, एक का मास m1 है और इसको हमने क्या किया कि दूसरे ब्लॉक m2 से जोड़ दिया, ऐसे। ये सरफेस स्मूथ है, म्यू बराबर क्या यहाँ पे 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या यहाँ पे 0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो क्या है इसका। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, आप इसको बहुत मन से समझिएगा। बहुत से लोग इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दे देते हैं, या जो लोग कैलकुलेशन करते भी हैं उतना डिटेल में जाके नहीं समझाते हैं। तो अब चूंकि अगर आप आईटी के प्रिपरेशन के लिए बैठे हो तो इसको आप बहुत मन से आप समझिएगा। नीट वाले बच्चों को हम कहेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा आप उसको याद कर लीजिएगा, लेकिन आईटी वाले बच्चों के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है कम से कम 2 से 3 चैप्टर का रोल है। ऑसिलेशन तो होगा ही होगा साथ में, प्लस यहाँ पर आपको अगर हम कहें कि यहाँ पर बात करनी सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे आ जाएगा। सिस्टम यहाँ पर क्या इनिशियली रुका हुआ है। अब अगर 2 ब्लॉक हैं तो 2 ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ पर होता है, जहाँ पर मास ज़्यादा होता है, ये हमने पढ़ा है। तो सेंटर ऑफ मास भी इन दोनों का कहीं ना कहीं लाई करेगा। और ऑसिलेशन हमेशा किसका देखा जाता है, ब्लॉक हमने बोला, लेकिन ब्लॉक का ऑसिलेशन थोड़ी ना देखा आपने ऑसिलेशन देखा था सेंटर ऑफ मास का। जितना भी हमने केस डिस्कस किया है वो डिस्कस केस जो भी थे उन सभी में ऑसिलेशन हमेशा किसका देखा जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। अब ये 2 ब्लॉक हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं मान लो लाई कर रहा है। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या है बताओ, रुका हुआ है। सिस्टम क्या है अभी, एट रेस्टो। तो सेंटर ऑफ मास से सीएम साहब जो है ये भी क्या होंगे, रुके होंगे। अगर हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करना चाहते हैं तो आप समझिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि जैसे हमने ब्लॉक को हल्का सा कंप्रेस किया और कंप्रेस करके छोड़ दिया तो ब्लॉक क्या होंगे, ये पास पहले तो आ रहे हैं लेकिन ये पास अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, हमने इनको अलग से प्रेस किया है, अलग से हमने कुछ फोर्स लगाया है यहाँ पे। और जैसे ही आपने इनको कंप्रेस करके छोड़ा तो ब्लॉक यहाँ पर आके रुकना चाहेंगे लेकिन यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, ये थोड़ा सा आगे निकल गए। जब ये दूर जा रहे होंगे तो नेट फोर्स अंदर लग रहा होगा, जब पास ला रहे तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा था, बाहर की तरफ। जब इस पॉइंट से ये दूर जाएंगे तो नेट फोर्स लग रहा होगा अंदर। तो फाइनली होगा क्या कि ब्लॉक ऐसे 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 क्या करेंगे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, इनको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके छोड़ा तो यहाँ पे आके रुकना चाहेंगे लेकिन रुक नहीं पाएंगे ड्यू टू देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फाइनली होगा क्या कि यहाँ से थोड़ा सा दूर जाएंगे, लेकिन जब दूर जाएंगे तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अंदर की तरफ। और जब अंदर की तरफ फोर्स लगा तो फाइनली ये वापस आके फिर से यहाँ पे रुकना चाहेंगे लेकिन रुक नहीं पाएंगे, थोड़ा सा और कंप्रेस हो गए। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। और एक बात आप समझो कि सेंटर ऑफ मास का ही टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है यहाँ पर आपको, और जो टाइम पीरियड यहाँ पर निकल के आएगा वो m1 का भी वही होगा, m2 का भी वही होगा। क्योंकि m1 m2 का टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं इनके सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास तो एक ही रहेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में चल के समझते हैं कि जैसे इनिशियल कंडीशन है जहां पर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। आपने क्या किया कि ब्लॉक को
अंदर कंप्रेस किया। ये फिगर बनेगा कंप्रेस्ड पोजीशन का। अब जब ये ब्लॉक रिलीज करके हमने छोड़ा होगा तो इमेजिन करो ये ब्लॉक वापस आके यहाँ पे रुकना चाहेंगे लेकिन रुक नहीं पाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल गए। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पर कहानी जो अगली बनी होगी वो कुछ ऐसे मान लेते हैं। ऐसे कुछ कहानी बनी होगी। ये जो है कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर मेन पोजीशन की बात हो रही है, ये कंप्रेस्ड पोजीशन है और ये एक्सपेंड पोजीशन, एक्सपेंशन वाली बात हो रही है। यहाँ पर एक्सपेंड हो गई स्प्रिंग और यहाँ पर कंप्रेस हो गई। ये क्या है? रिलैक्स्ड पोजीशन है। आ रही बात समझ में? तो चलिए, जैसे ब्लॉक ये M1 है और M2 भाई साहब हैं, M1 इधर अभी जा रहा बट जो फोर्स लग रहा होगा वो अंदर लग रहा होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो अंदर लग रहा होगा, और इस पर भी फोर्स कहाँ लग रहा होगा? वो अंदर की तरफ। मान लेते हैं कि स्प्रिंग इस रिलैक्स्ड पोजीशन से इधर की तरफ x1 इलोंगेट हो गई है और इधर मान लेते हैं x2 इलोंगेट हो गई है। आप ये बताओ कि अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना बन रहा होगा? k टाइम्स इंटू x1। यहाँ पर अंदर की तरफ फोर्स कितना बन रहा होगा? k टाइम्स ऑफ x2। बट आप ये कहो कि गुरुजी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है भाई साहब वहीं पर आज भी है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और यहाँ पर ही सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज ना करे उसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि जब सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर वहीं पर बना रहेगा, और सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज ना करे उसके लिए अगर कोई एक ब्लॉक अपना पोजीशन चेंज करेगा तो दूसरे ब्लॉक को भी अपनी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। फिर से आप सुनिएगा, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है वहीं पर बना रहेगा। अब ये पॉसिबिलिटी तब तक होगी जब तक एक ब्लॉक अपनी पोजीशन चेंज किया है, दूसरा ब्लॉक भी अपनी पोजीशन चेंज करे। अगर ये ब्लॉक पास आएगा तो इसको भी पास आना पड़ेगा, अगर ये ब्लॉक इस पॉइंट से दूर जाएगा तो इसको भी दूर जाना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज ना करे। तो हमने एक फार्मूला पहले से पढ़ा है, फार्मूला याद करो कि सेंटर ऑफ मास से मान लो सेंटर ऑफ मास की तरफ या सेंटर ऑफ मास से दूर कोई पार्टिकल x1 x2 चलते हैं तो उनका जो रिलेशन था मास और पोजीशन चेंज का, दैट इज m1 x1 इक्वल टू m2 इंटू x2। तो आप बताओ कि यहाँ पर x2 कितना मिलेगा? बोलो बोलो, m1 x1 बाई क्या लिखेंगे? m2। ठीक है, ये x1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट रीस्टोरिंग फोर्स। नेट रीस्टोरिंग फोर्स, तो आप बताओ क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स है? बिल्कुल है। क्या ये भी रीस्टोरिंग फोर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों फोर्स कहाँ लग रहे हैं? टुवर्ड मेन पोजीशन। ये दोनों फोर्स कहाँ लग रहे हैं? टुवर्ड मेन पोजीशन। तो आप इनको क्या कहोगे? आप इनको कहोगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना बनेगा? माइनस का k इंटू x1 और प्लस में लिखोगे आप k इंटू x2। चूंकि दोनों मेन की तरफ हैं तो इनको आप ऐड कर लो। k बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? x1 प्लस x2 ये बचा होगा। अब आप x2 यहां पर रिप्लेस कर लो, तो माइनस का k इंटू x1 और x2 की जगह पे आप रखोगे m1 इंटू x1 और बाई में क्या रखोगे? m2। तो f इक्वल टू क्या लिखे? माइनस का k इंटू x1, m2 इधर भेजो तो क्या बनेगा? m1 प्लस m2
और बाई में क्या निकल के आएगा, m2, ये निकल के आएगा। अब बताओ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा। आपने किसका डिस्प्लेसमेंट देखा है मेन पोजीशन से, m1 का m2 का, तो यहाँ पर x1 किसका डिस्प्लेसमेंट है, m1 का। तो अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पर हम किसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, m1 का। तो माइनस का k इंटू x1 m1 प्लस m2 और बाई में m2 है, और फिर आप इसको m1 से भाग दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये m1। अब यहाँ पर आपको लिखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास पहले से होती है, बट ए इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर x1 लिख लो, अब आप इनको कंपेयर कर लो तो क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x1 बराबर माइनस के इंटू x1 m1 प्लस m2, बाई में क्या बना बोलो, m1 प्लस m2। x1 खत्म हो गए, निगेटिव साइन भी खत्म हुआ, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या मिली यहाँ पे बोलो, रूट ऑफ k टाइम्स m1 प्लस m2 और बाई में m1, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, बाई में m1 गुणे m2 होगा, m1 इंटू m2, ठीक है। टाइम पीरियड बताओ क्या मिला यहाँ से, 2 पाई अंडर रूट m1 m2 और बाई में क्या बना, k टाइम्स m1 प्लस m2। अब ये जो है फाइनल आंसर है हमारा। अब ये जो m1 गुणे m2 बाई m1 प्लस m2 है, इसको कहा जाता है रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास। इसको म्यू लिखा जाता है रिड्यूस मास को। तो म्यू इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर, m1 गुणे m2 और बाई में आप लिखोगे m1 प्लस m2। तो अगर हम टाइम पीरियड लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस मास तो t इक्वल टू बनेगा 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक स्प्रिंग 2 मास है तो उसका भी केस हमने डिस्कस कर लिया बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। हो ये आप ये सब पूरी कहानी पहले याद कर लो आईवासन में। तो ये 2 स्प्रिंग 1 मास की और 2 मास और 1 स्प्रिंग की बात हो गई। अब अगर मान लो हम ये कहें कि हमारे पास 2 मास 2 स्प्रिंग है, तो आप बताओ कि यहाँ पे रिड्यूस मास तो रहेगा। अगर 2 मास और 2 स्प्रिंग की बात हो रही है तो 2 स्प्रिंग कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। 2 स्प्रिंग कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। तो वहाँ पर ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं और 2 स्प्रिंग दिया 2 मास दिया तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग पहले। तो चलिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि यहाँ पर 2 स्प्रिंग है और 2 ही मास दिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी आइडेंटिकल है। यहाँ पर एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ पर भी एक स्प्रिंग कांस्टेंट के है। मास भी हमने जो लिया है वो आइडेंटिकल लिया है। मान ली ए वाला बॉडी है और ये बी वाला ब्लॉक है। तो आप ये समझो जैसे हमने मान लो इस वाले ब्लॉक को इधर कंप्रेस किया और इस वाले को इधर कंप्रेस किया, एक साथ हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके छोड़ा तो सिस्टम क्या होगा, ऐसे 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 क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो अभी हमने जस्ट सीखा है कि टाइम पीरियड ऑफ 2 ब्लॉक 1 स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। म्यू का मतलब क्या था, रिड्यूस मास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन 2 ब्लॉक को सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो रिड्यूस मास बोले क्या होगा, मास आइडेंटिकल है तो m इंटू एम और बाय में क्या बन जाएगा, m प्लस एम दैट इज 2m। एक m से m खत्म हो जाएगा। तो रिड्यूस मास क्या मिला हमको यहाँ पर, m बाई 2। रिड्यूस का मतलब है कि यहाँ पर जो मास होगा इंडिविजुअल के मास से थोड़ा सा कम आएगा। ऐसे इंडिविजुअल मास क्या है दोनों का m है, बट यहाँ पे रिड्यूस मास क्या बना, m बाई 2 बना, तभी इसका नाम रिड्यूस मास है। अब बताओ ये दोनों स्प्रिंग किस में, सीरीज में एक पैरेलल में, बोलो ऋषभ, स्प्रिंग किस में, सीरीज में एक पैरेलल में, ये पैरेलल में है ना।
बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बोलो? K1 प्लस K2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2K बन जाएगा। खेल खत्म। फिगर इतना खतरनाक टाइप दिख रहा था हमको, बट इसमें कुछ था ही नहीं साला है। टाइम पीरियड बोलो क्या मिला? 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। तो म्यू की जगह पे रखोगे m/2 और के इक्विवेलेंट की जगह पे रखोगे 2K। तो फाइनली टाइम पीरियड बोलो क्या मिला? 2 पाई अंडर रूट m/4K। ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। हम देख करके बच्चे को थोड़ा सब, जैसे मान लो नीट का बच्चा होगा तो थोड़ा डर जाए कि यार इतना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको तो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, साला पास में भी नहीं जाएंगे इसके, है ना। बट ऐसा नहीं सोचो बेटा, है ना। ये फाइनली ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कुछ दम था ही नहीं साला, देख के भले ही डर रहा था, लेकिन कुछ है क्या इसमें? बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप बहादुर हैं, शेर हैं, बोलते रहेंगे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। और न्यूमेरिकल मान के चलो कि आप अगर बाई प्रोसेस जाओगे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट अगर आप थोड़ा सा ट्रिक यूज करोगे, जैसे हम ट्रिक अभी यहाँ पर बताएंगे आपको, तो मान के चलिए कि यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन कर जाओगे, विद इन सेकेंड आप कर जाओगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, और एक साइड हमने क्या किया, एक रस्सी बांध दी। रस्सी मतलब समझते होंगे, रस्सी मतलब रस्सी होती है ना। तो एक रस्सी यहाँ पर हमने बांध दिया, धागा जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना, धागा ही कहते हैं स्प्रिंग। और ये पुली है, इस पुली को हम कहते हैं फ्लोटिंग पुली। फ्लोटिंग पुली, फिक्स पुली नहीं है। और इस फ्लोटिंग पुली से हमने क्या किया कि एक ब्लॉक बांध दिया। ये ब्लॉक है कोई, मान लो इस ब्लॉक का मास मान लो m है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे K है, ये स्प्रिंग है और ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो क्वेश्चन है कि ब्लॉक को अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे खींचें और खींच के छोड़ दें तो यहाँ पर ब्लॉक क्या करेगा? ऊपर नीचे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। एक तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं, उससे आप मान के चलो क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर जाओगे। तो पहले हम ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक कितना आसान है। चलिए मान लेते हैं ब्लॉक को हमने नीचे खींचा x। अब क्या x ब्लॉक नीचे आया होगा तो क्या स्प्रिंग भी x नीचे आई होगी, या एलोंगेशन इन द स्प्रिंग x होगा? फ्लोटिंग पुली की बात हो रही है तो यहाँ पर इलोंगेशन x नहीं होगा, आप समझो। चलिए हम पहले थोड़ा सा लेंदी तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, अगर ब्लॉक को हमने x नीचे खींचा तो इससे अटैच पुली भी नीचे कितना आएगी? x आएगी, चूंकि ब्लॉक अटैच विद पुली। ब्लॉक में अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे x है तो पुली में भी कितना होगा? x होगा। और फ्लोटिंग पुली के केस में अगर पुली के राउंड धागा जो लपेटा है, पुली नीचे x आएगी तो इधर से धागा आपको x छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से भी आपको धागा x ही छोड़ना पड़ेगा, सच दैट दिस फ्लोटिंग पुली डाउन अप टू अ लेंथ x। अगर हम पुली को x नीचे खींचें या ब्लॉक को x नीचे खींचें तो उस केस में पुली नीचे x तब आएगी जब यहाँ पर धागा इधर से x हो और इधर से x छोड़ा जाए। अब धागा यहाँ से क्या छूट सकता है? धागा भी यहाँ पर इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसमें कोई खिंचाव नहीं आ सकता है। खिंचाव मतलब कि ये एक्सपैंड नहीं हो सकता है। स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग यहाँ पे एक्सपैंड हो सकती है। तो धागा इधर से x नहीं छूटेगा तो हम स्प्रिंग को बोलें कि तुम x पहले से एक्सपैंड हो रही थी, अब तुम जो है इसका भी काम खुद कर जाओ। मतलब कहने का कि पुली को x नीचे ले जाना है तो आपको धागा इधर से x और इधर से x छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर धागा फिक्स है। स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग फैल सकती, तो अगर धागा x नीचे छूटता तो स्प्रिंग कितना नीचे आती? x। स्प्रिंग कितना फैलती? x। लेकिन धागा तो नीचे छूटेगा नहीं, स्प्रिंग पहले से कितना फैल जा रही? x। अब इससे कहो तुम और फैल जाओ, कितना फैलो? 2x, चूंकि इसका भी काम इसको करना है तो स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आ गया बोलो? 2x।
तो स्प्रिंग में टोटल जो फोर्स जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा K इंटू 2x। अब ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग है किसमें, सीरीज में है। मान लो धागे में टेंशन T है, धागे में टेंशन T है, तो अगर इधर टेंशन T है तो यहाँ पर भी बनेगा T, और आप बोलो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2T बन जाएगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2T। अब इस ब्लॉक को वापस मीन पर लाने वाला इकलौता फोर्स 2T तो दिख रहा। तो आप ये बताओ, सबसे पहले आप ये बताओ कि जो टेंशन है क्या वो K इंटू 2x के इक्वल होगा, चूंकि दोनों फोर्स किसमें हैं, सीरीज में। तो पहला पॉइंट हमारा है कि जो टेंशन है वो गारंटीड 2kx के इक्वल है। ब्लॉक को वापस मीन पर कौन लाना चाहेगा, ये वाला टेंशन लाना चाहेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखे, माइनस का 2T। F बराबर क्या लिखे, माइनस का 2 इंटू टी, टी बराबर क्या दिख रहा, 2kx। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4 इंटू kx। एक्सेलेरेशन बोलो, माइनस 4kx बाई एम लिखें क्या, झूलने वाला मास m ही तो है, तो एक्सेलेरेशन में जो मास रखोगे वो मास कौन सा झूल रहा, तो यहाँ पर m मास झूल रहा। अब आप बताओ, यहाँ तक कहानी आपको खींच के लाना था, और दूसरी कहानी आपको पहले से पता है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी आपको x लिखना होगा। अब आप इनको कंपेयर कर लो तो बोलो क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस 4kx बाई एम। एक्स ने एक्स को मार दिया, निगेटिव साइन खत्म, ओमेगा बराबर क्या मिला, रूट ऑफ 4k बाई एम। बोलो टाइम पीरियड क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट m बाई 4k। ये इतने पापड़ बेलने के बाद तब आंसर हमारा आया है। अब आप समझो, इतना पापड़ आपने बेला तब जाके आंसर आया। हमने आपसे बोला कि हम इसको विद इन सेकेंड भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2x है लाने में मेहनत करना पड़ा, चूँकि हमको यहाँ पर थोड़ा सा कांस्टेंट इक्वेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो कांस्टेंट मोशन भी एक होता है, तो उसके भी यहाँ पर रिलेशन ला सकते थे, है ना। तो हमने यहाँ पर 2x लाने में बड़ी मेहनत की। अगर हमने ब्लॉक को नीचे x खींचा तो स्प्रिंग कितना फैली थी, 2x। अब हम आपको टाइम पीरियड का फार्मूला देने जा रहे हैं। ये ट्रिक है, समझिए, इसको हम कहेंगे ट्रिक। ये बनेगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अभी रुको, आप ये ना कहो गलत लिख रहे हो, 2 पाई अंडर रूट m बाई के हमने लिखा, बट आप मल्टीप्लाई करोगे x बाई एक्स डैश। एक्स डैश क्या है, स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन हुआ है, x क्या है, कितना ब्लॉक को आपने डिस्प्लेस किया है। तो चलिए फिगर हम फिर से हटाते हैं, आप लोग ये फिगर समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। जैसे मान लो हमें इस बार नहीं पता है स्प्रिंग कितना फैलेगी, स्प्रिंग के बारे में हमको नहीं पता है, स्प्रिंग कितना फैलेगी, है ना, हमको नहीं पता, ठीक है। बट हम एक बात जानते हैं कि अगर हमने इसको x नीचे खींचा तो यहाँ पर स्प्रिंग में कुछ इलॉन्गेशन आया होगा, मान लो x डैश, ठीक है। अब बस करना है क्या है आपको, ये सब हटा देते, नहीं तो आप देख देख के इसको कंफ्यूज हो गए, है ना। आंसर सेम आएगा, आप समझिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन x डैश, ब्लॉक कितना नीचे गया x। अब ब्लॉक पर टेंशन कितना बन रहा, 2T। तो करना क्या है, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ब्लॉक पर टेंशन कितना बन रहा, 2T, डिस्प्लेसमेंट कितना ब्लॉक का, x बराबर आपको लिखना है। अब आप देखो यहाँ पर टेंशन T सोचा तभी यहाँ पे 2T आया होगा। बताओ स्प्रिंग की तरफ टेंशन कितना बन रहा, केवल और केवल T बन रहा, तो T इंटू एक्स डैश लिख लो। T ने T को मार दिया, तो बोलो हमें वहाँ पर क्या रखना है, x बाई एक्स डैश। तो x बाई एक्स डैश बराबर बोलो क्या है, 1/2 मिला। x बाई एक्स डैश बराबर क्या मिला, 1/2। अब देखो सारा खेल ये x बाई एक्स डैश का है। x का मतलब क्या है, स्प्रिंग में कितना ब्लॉक में कितना डिस्प्लेसमेंट है, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्प्रिंग कितना एक्सपेंड हुई है।
अब आप देखो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के तो रहना ही रहना है। अब गुणा करोगे आप कितना, x बाई एक्स डैश बोलो क्या बन रहा है 1/2। अभी 1/2 जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो t बराबर क्या मिला 2 पाई अंडर रूट एम बाई 4 के, यही तो आंसर है। तो अब देखिए कंपटीशन, यही तो कंपटीशन है कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ इस मेथड को जान रहा है और एक बच्चा इसको भी जानता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करने जाओगे तो वहाँ पर आप ये मेथड चूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कितना सब कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है कितने टाइम में हम 2-3 क्वेश्चन और कर जाएं। इसी का नाम तो कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क आपको करना है, कि छोटी छोटी बातें भी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेंगी। नॉलेज सारा कुछ रखो, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आए तो जितना छोटा से छोटा मेथड आप अपनाओगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। नहीं तो आता सब कुछ है, सभी बच्चों को सारा कुछ आता है, लेकिन होता क्या है कि एग्ज़ाम के बाद जब बाहर निकल के आता बच्चा कहे अरे यार आता सब कुछ था साला, लेकिन टाइम कम पड़ गया। उतने ही टाइम में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पूरा पेपर सॉल्व करके चले आते हैं, उतने ही टाइम में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि 10 क्वेश्चन में पता चला कि 2 घंटे ले लिए फिजिक्स में। तो टाइम सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कि टाइम आपके लिए अलग से एग्जामिनर सेट करेगा क्योंकि आप कमज़ोर हैं। कमज़ोर है तो आप मजबूत बनिए, कुछ ऐसी ट्रिक पकड़िए। अब आपको हम एक छोटा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं और आप इसका आंसर बताइएगा। अब इसको भी हम चाहें तो जो मेथड पहला यूज किया था उससे भी करें, और चाहें तो हम डायरेक्ट ये वाला ट्रिक अपना लें। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के है। अब ये फ्लोटिंग पुली फिर से है, ये पुली किससे अटैच है, स्प्रिंग से, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर ब्लॉक से अटैच नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक फिक्स एंड रखा और यहाँ से हमने एक स्प्रिंग धागे से इस ब्लॉक को बांध दिया। अब ब्लॉक को मान लो हमने खींचा x, ब्लॉक को हमने कितना खींचा x। स्प्रिंग में मान लो इलॉन्गेशन x डैश, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है x डैश, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर इलॉन्गेशन, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आपने दिया वो x है। अच्छा आप बताओ, ये धागा सेम है तो यहाँ पर टेंशन बोलो t है, इधर भी कितना होगा बोलो t होगा, यहाँ पर बोलो क्या 2t होगा। क्वेश्चन खत्म। यहाँ का टेंशन बोलो, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बना 2t इंटू एक्स डैश, t ने t को मार दिया, x बाई एक्स डैश क्या मिला इस बार हमको बोलो ये 2 मिला। अब बताओ टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इंटू x बाई एक्स डैश का वैल्यू क्या बन रहा है 2। अब आप 2 जब अंदर भेजोगे तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा हमको यहाँ से 2 पाई अंडर रूट 4m बाई के। अब अगर आपका मन है तो आप बताओ, हम इस क्वेश्चन को जो पहला मेथड चूज किया था, पूरा प्रॉपर इतिहास लिखा था, उससे भी इसको कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा गुरुजी इसका भी सॉल्यूशन वैसे ही करवा दीजिए, तो हम कर देंगे। और पहली बात तो आप इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा हमने क्वेश्चन दिया है आपको, बट आप ये ट्रिक याद रखो। ये जो ट्रिक हमने यहाँ पर जनरेट की है इसको आप याद रखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें कर जाओगे। आई बात समझ में? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए आप इसको चाहे तो क्वेश्चन समझो और चाहे तो आप इसको नोट समझो। तो कुछ ऐसा फिगर एक जैसे हमने मान लो स्प्रिंग और एक सिलेंडर ले लिया, ये मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने जोड़ दिया एक सिलेंडर से।
ऐसे ही कोई सिलेंडर, इससे हमने इसको जोड़ दिया। थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार सिलेंडर है, ठीक है, अब ठीक है ऐसे। और ये पूरा सिस्टम हमने कहाँ पे रखा है? लिक्विड के अंदर। ये कोई मान लो लिक्विड है, लिक्विड क्या, कोई मान लो लिक्विड है, मान लो पानी है, और पानी जानते हैं आप ब्लू कलर से बनाएंगे हम, और गाना भी तो बना था आज ब्लू है पानी पानी, ऐसा कुछ करके, है ना? तो ब्लू कलर से हम बनाएंगे इसको, है। तो ऐसे मान लो हमने जो है ये पानी बना दिया, पानी पानी हो गया है, पानी पानी हो गया, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। अच्छा, ये जो सिलेंडर है भाई साहब बड़ा खतरनाक है साला। इस सिलेंडर की जो डेंसिटी है और जो लिक्विड की डेंसिटी है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सिलेंडर की कि लिक्विड की? सोच के बताओ। अगर सिलेंडर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फाइनली ये डूब जाएगा, और इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एक स्प्रिंग को लगाना पड़ेगा, है ना? अच्छा, अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तब क्या होगा? अगर डेंसिटी कम होगी तो सिलेंडर जो है यहाँ पर तैरेगा, और जब तैरेगा तो इस स्प्रिंग को लगाओ और चाहे ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ना है। स्प्रिंग यहाँ पर क्यों लगाया? मेन पोजीशन पर, क्योंकि ये सिलेंडर डूबना चाहता था, तो हमने इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी। बात हो रही है मेन पोजीशन की। मेन पोजीशन पर सिलेंडर का जो वेट है वो नीचे लग रहा होगा W, ठीक है, और कुछ भाग इसका सिलेंडर का लिक्विड के अंदर है, तो उसके बदले में यहाँ पर कुछ बाउंसी बनी होगी, मान लो B। अब चूंकि सिलेंडर का जो वेट है उस वेट को बाउंसी बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो सिलेंडर नीचे खिंचा जाएगा, और जब खिंचाएगा तो यहाँ पर स्प्रिंग कुछ ना कुछ फैल जाएगी। तो स्प्रिंग में भी कुछ इलोंगेशन है ड्यूरिंग मीन पोजीशन, मान लो x है, और ये k इंटू एक्स भी कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। तो ये जो kx और b है, इनकी जिम्मेदारी क्या है? मेन पर इस वेट को बैलेंस करने की। तो मेन की बात हो गई। मेन पर जो w है वो b प्लस k इंटू एक्स के इक्वल है। हमने क्या किया कि सिलेंडर को इस मेन भी, यहाँ पे सिलेंडर रुका हुआ है, सिलेंडर यहाँ पे रुका हुआ है, आप समझिए। आपने सिलेंडर को जो है वाई लिक्विड के अंदर धकेल दिया। मैं मान लो ये सिलेंडर था मेन पोजीशन पे, और आपने सिलेंडर को मेन से वाई और डुबो दिया लिक्विड के भीतर। आप बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ क्या होगा? यहाँ पे सिलेंडर वाई नीचे और कंप्रेस हो गया तो बाउंसी और आ जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विड के अंदर बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी? बाउंसी होगी। तो आप ये बताओ कि पहले से क्या क्या यहाँ पे लग रहा था? बाउंसी थी, ये जो मेन वाली बाउंसी पहले से क्या था? k इंटू एक्स था। अब बताओ बाउंसी कितना बड़ी होगी? बाउंसी हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, एरिया ऑफ सिलेंडर मान लो A है, तो वॉल्यूम क्या लिखोगे? एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना बना है? A है, और हाइट कितना यहाँ पर? Y है। तो ये मास हो गया इंटू ग्रेविटी, वेट हो गया। इतना बाउंसी बढ़ गई, और स्प्रिंग भी तो कुछ फैला गई है। स्प्रिंग जब फैलेगी तो उतना ही फोर्स यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो बताओ k इंटू एक्स पहले से था, y यहाँ पर फिर से स्प्रिंग फैली है, तो k इंटू वाई और आ गया। बट नीचे की तरफ वेट जो था वो आज भी वही है। आप ये बताओ कि मेन के बाद कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा दिख रहा? के वाई और रो ए वाई जे। बाकी ये जो के एक्स और बी है ये आज भी इस डब्ल्यू को बैलेंस करेंगे। तो इनको बैलेंस करने, ये आपस में बैलेंस हो गए। बचा क्या? के वाई इंटू के वाई प्लस रो ए वाई जी। यही दोनों मिलकर क्या करेंगे? सिलेंडर को ऊपर की तरफ धक्का देंगे।
तो मीन की तरफ लाने वाले उन सभी फोर्स का नाम क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप बताइए यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या बना होगा? माइनस का के इंटू वाई प्लस रो ए वाई इंटू जी, ये नेट रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब बताओ, सिलेंडर का मास मान लो m है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा सिलेंडर का? माइनस का के इंटू वाई प्लस रो ए वाई जी, और बाई में क्या लिखेंगे? m। अब आप देखो कहानी खत्म हो गई। माइनस का के इंटू के प्लस रो और a, तो y आप कॉमन ले लो, y कॉमन ले लिया, और बाई में क्या लिखो? m। यहाँ तक कहानी हमेशा आपको खींच के ले जाना है। और दूसरी कहानी आपको पहले से पता है, अब तक हमने शायद इस कहानी को पता नहीं कितने बार आपको सुनाया होगा। इनको कंपेयर कर लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बोलो क्या मिला? माइनस का के टाइम्स रो ए जी, और बोलो क्या बना? बाई में m इंटू वाई बना, माइनस वाई खत्म। बोलो ओमेगा बराबर क्या मिला यहाँ से? रूट ऑफ के प्लस रो ए जी और बाई में m। बताओ टाइम पीरियड क्या बना? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के प्लस रो ए जी, ये टाइम पीरियड हो गया। तो आप बताओ इसमें क्या कुछ टफ है? कुछ भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप इनको ये मान के चलो कि हम क्वेश्चन करवा दिए आपको, जितने भी हमने अभी तक नोट करके टॉपिक करवाए हैं वो सारे मान के चलो क्वेश्चन हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए एक अगला टॉपिक हमारा है ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक नॉट कनेक्टेड विद द स्प्रिंग। तो अभी हमने जितना भी केस देखा वहाँ पर ब्लॉक अटैच विद स्प्रिंग, ब्लॉक का कनेक्शन जो है डायरेक्ट किससे था? स्प्रिंग के साथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन या टॉपिक जो है ऐसा कुछ है कि ब्लॉक यहाँ पर स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा वो हमसे पूछेगा। जैसे मान लो ये कोई है स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के, और यहाँ पर कहीं विदेश से एक ब्लॉक आ रहा है, विदेश का मतलब कि बहुत दूर से कोई ब्लॉक आ रहा, और ये सरफेस स्मूथ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, ब्लॉक के पास रफ्तार है v0। ये भाई साहब बढ़िया दौड़ते हुए आराम से आ रहा था और अचानक इसको स्प्रिंग दिख गई, और जब स्प्रिंग दिखी तो फाइनली होगा क्या कि स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, बट ये अटैच नहीं होगा भाई साहब। स्प्रिंग से अटैच मतलब कि इससे हमेशा के लिए नहीं बंध जाएगा। ये ब्लॉक क्या होगा कि इस स्प्रिंग को आकर के कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेशन वाली जो पोजीशन होगी ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन, ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन, आप देखो ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ तक मान लो ब्लॉक पहुँच चुका है। अब हो गया क्या कि स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगी, यहाँ पर मान लो ब्लॉक आ गया, ऐसे ये ब्लॉक आ गया। तो अब ये बताओ अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें कि एम्पलीट्यूड कितना है सिस्टम का, तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो मतलब कहने का यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज की जा सकती है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज नहीं हो सकती। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन की बात होगी। मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पर x है, ये जो है मैक्सिमम कंप्रेशन की बात हो रही है x की। तो कंप्रेस करते करते यहाँ पर इस भाई साहब की रफ्तार हो गई 0। अब स्प्रिंग में तो कंप्रेशन आ चुका है ना, तो स्प्रिंग जो है k इंटू एक्स वाला फोर्स इधर की तरफ लगाती रहेगी लगाती रहेगी लगाती रहेगी। फाइनली हुआ क्या कि जो है v हो गया 0 ब्लॉक का। अब ये तो बचा रहेगा, अब ये क्या करेगा, ब्लॉक को पीछे की तरफ धक्का देगा।
अब जब धक्का दिया तो ब्लॉक देखो ये कब तक साथ रहेगा, जहां पर इसने साथ शुरू किया था। साथ में कहां पर ये बना था, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से x तक स्प्रिंग के साथ रहा जाते समय, और वापस आते समय भी x तक साथ ही रहेगा। तो आप ये बताओ कि टाइम पीरियड, अच्छा अगर हम ये बात करें कि जो ये ब्लॉक और स्प्रिंग का सिस्टम है, तो क्या यहाँ पर ये जो ब्लॉक है एक कंप्लीट टाइम पीरियड की बात कर पाएगा? एक कंप्लीट टाइम पीरियड की बात नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ आधे ऑसिलेशन की बात करेगा। तो आधा ऑसिलेशन स्प्रिंग के साथ पूरा किया इसने, तो टाइम अगर कंप्लीट ऑसिलेशन, अच्छा आप ये समझो जैसे मान लो ये सिस्टम ऐसा होता कि यहाँ पर ब्लॉक को हमने स्प्रिंग के साथ बांध रखा है भाई साहब, ये चाह करके भी इससे आज़ाद नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो किसी की शादी हो गई, अब कुछ भी कर ले भाई साहब, आज़ाद जल्दी से नहीं हो पाएंगे, है ना, आज़ाद नहीं हो पा रहे भाई साहब, है ना। तो शादी मतलब कि अब डाइवोर्स वाला सिस्टम अलग होता है ना। तो जैसे मान लो कि इनका मतलब बहुत पुरानी वाली बातें हैं कि आज़ाद नहीं हो पा रहे, है ना। तो अब जैसे मान लो हमने इसको, ये मेन पोजीशन हो गई, यहाँ पर ये वाली लाइन कहलाएगी मेन पोजीशन। तो मेन से इधर गया होगा ब्लॉक, फिर वापस आया होगा, लेकिन ये अभी आधा ही ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। आधा ऑसिलेशन इस मेन के इधर कंप्लीट करेगा, इधर x गया होगा, फिर x आया होगा। तो आप देखो इस मेन से ये कितने बार गुजरा है, 2 बार। एक बार देखो ये स्टार्ट तो मान लो यहीं से किया इसने, गया आया पहली बार, फिर गया फिर वापस आया दूसरी बार। लेकिन आप देखो यहाँ पर जाएगा और आएगा, फिर ये वापस इस पॉइंट के बाद इधर वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आधा ऑसिलेशन ही तो स्प्रिंग के साथ किया इसने। तो आधा ऑसिलेशन कितना होगा बोलो? अगर स्प्रिंग ब्लॉक के साथ अटैच होती तो टाइम पीरियड बनता 2 पाई अंडर रूट m/k, बट ये तो आधा पूरा किया है। तो टाइम अप टू विच दिस ब्लॉक कनेक्ट विद द स्प्रिंग, टाइम अप टू विच द ब्लॉक अटैच विद द स्प्रिंग, अटैच या कॉन्टेक्ट कह सकते हैं, ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट विद स्प्रिंग, समझ जाओ, इतना ही समझ जाओ, अटैच विद द स्प्रिंग। उस समय कितना होगा? ठीक इस टाइम का आधा टाइम होगा। तो बताओ जो टाइम बना है दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ पीरियड बाई 2। जब इसको आप 2 से भाग दोगे तो समय कितना बन जाएगा, पाई अंडर रूट m/k बन जाएगा। इतने समय तक जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग के साथ संपर्क में बना रहेगा। अब जैसे मान लो इसको ही मुद्दा बना करके कुछ छोटे छोटे चुटकुले देख लेते हैं। स्टॉप नहीं करना, नहीं। चलिए जैसे मान लो ऐसे कुछ कहानी है। ये 2 स्प्रिंग हमने यहाँ पे लगा दी, K1 और K2 वाली, और इन स्प्रिंग के बीच का जो गैप है मान लो L है, और यहाँ पर बीच में कोई हमने एक ब्लॉक रख दिया। ये भाई साहब को एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हमने मान लो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जिधर भी आपको वेलोसिटी देना है दे दो। हमने मान लो इसको लेफ्ट हैंड साइड V0 से दौड़ा दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस ब्लॉक का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। अब आप ये बताओ ये वाला ब्लॉक जब स्प्रिंग के संपर्क में आया हो कितने समय तक रहा होगा, बोलो कितने समय तक रहा होगा? पाई अंडर रूट m/k1 टाइम तक।
ये बीच का लेंथ अभी छोड़ दो। ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कितने समय तक रहा होगा, π√m/k1 टाइम तक। फिर ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के साथ भी संपर्क में रहा होगा, तो कितने समय तक रहा होगा, π√m/k2। बट आप सोचो कि वापस जब यहाँ पे आया होगा तब तक ये जो टोटल लेंथ है इसको कितने बार कवर किया होगा। स्प्रिंग के बीच का जो लेंथ है इसको कितने बार इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, 2 बार कवर किया होगा। बिल्कुल सही। तो आप बताओ यहाँ पर ब्लॉक के साथ कितने टाइम तक रहा, मान लो t1 टाइम तक। पहली स्प्रिंग मान लेते हैं, दूसरी स्प्रिंग। तो पहली स्प्रिंग के साथ जो समय इसने व्यतीत किया है, पहली वाली के साथ जो समय इसने व्यतीत किया है, पहली वाली गलत नहीं समझना आप लोग, है ना। पहली वाली के साथ जो समय व्यतीत किया इसने π√m/k1 समय तक, और दूसरी वाले के साथ कितना समय व्यतीत किया होगा, बोलो। π√m/k2। अब साला कुछ समझ में ना आए, लेकिन बच्चे को पहली और दूसरी वाला जरूर समझ में आ जाएगा, है। ये तो समय है जब ये स्प्रिंग के साथ रहा होगा, पहले और दूसरी वाले के साथ रहा होगा, बट कुछ समय इसने इस मैदान में चलने में भी खर्च कर दिया होगा। तो इस मैदान में कितने बार चला है, 2 बार। कितने से चला होगा, v0 से चला होगा। क्योंकि यहाँ पर तो कोई रफनेस है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो इस लेंथ में जब चलेगा तो यहाँ पर इसका जो रफ्तार है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो खाली मैदान में जो टाइम इसने लिया चलने में, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला होगा, बोलो 2l। स्पीड कितना है, v0। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना बना होगा, बोलो। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना बना होगा, इसको ही टाइम पीरियड कहा जाता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आप ये ना समझे कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कुछ नई चिड़िया का नाम है, ये भी टाइम पीरियड है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक, ये टोटल t बना होगा, और t बराबर आप लिखोगे यहाँ पे t1 + t2 + t3। जाओ मौज करो, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया इतना बढ़िया सा। π√m/k1 + π√m/k2 + 2l/v0। बोलो बोलो, 2l/v0। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आप बताओ ये सब क्वेश्चन क्या बहुत टफ है, बहुत इजी है। अब इसको ही थोड़ा सा हम और अच्छे लेवल पे जाके करते हैं। वो अच्छा लेवल क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग ले लिया है, कल के अगर मान लो यहाँ पर हम एक ऐसा एक रबर की एक हमने यहाँ पर एक पट्टी बांध दी। रबर जानते हैं ना, रबर भी स्प्रिंग की तरह व्यवहार करती है। तो इलास्टिक कोई मटेरियल है जिसका यंग मॉडुलस, चूंकि इलास्टिक बॉडी में यंग मॉडुलस सबका अलग अलग होता है। तो मान लो हमारे पास जैसे यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, वैसे यहाँ पर कोई इलास्टिक बॉडी हमने बांध दिया है K1 Y1 और Y2 की, और सरफेस एरिया मान लेते हैं, सामने के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A है और इसका भी A है। लेंथ यहाँ पर कुछ और हम ले लेंगे। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, उस इलास्टिक बॉडी को भी अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा, फिर वापस आएगा। तो जो कहानी यहाँ पर स्प्रिंग की है वही कहानी वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर हम चिपका देते तो वही कहानी सेम होती। बस वहाँ पर अंतर क्या होगा, वो अंतर आपको बताने जा रहे हैं। स्टॉप। तो चलिए, जैसे अभी हमने बोला कि स्प्रिंग का जो कहानी था वो बिल्कुल एक इलास्टिक बॉडी के आइडेंटिकल होता है, ये हमने अभी आपसे बोला है। तो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि मान लो हमने यहाँ पर स्प्रिंग साइड में लटका दिया और इससे कोई ब्लॉक हमने m मास का हैंग करवाया। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर K है। साइड में आप एक काम करो, एक मासलेस रबड़, कोई मासलेस रबड़ है, इसको भी हमने क्या किया कि जो है एक ब्लॉक से हैंग कर दिया। यहाँ पे डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन में कोई खास डायमेंशन की बात नहीं, बस यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात होती है।
अगर हम ये कहें कि मान लो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना t बराबर 2 दुनिया के हर एक बच्चे को पता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि मान लो हमने इसके आइडेंटिकल एक रबड़ ले लिया और इस रबड़ की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ये जो सेक्शनल एरिया ये वाला है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है, ये A है, और प्रॉपर्टी यहाँ पर इसकी y है, यंग मॉडुलस की बात करें y है इसका। इसको आप नीचे खींचोगे, वापस छोड़ोगे तो फिर से ऊपर जाना चाहेगा, इस तरह से क्या करेगा, ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा। इस रबड़ को भी आप नीचे खींचो, ब्लॉक को रिलीज करें तो रबड़ भी क्या होगी, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर हम यंग मॉडुलस, अच्छा k की यूनिट की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा t बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k, समझिएगा m/k, मास तो दोनों के लिए सेम है, बस यहाँ पर k का ही अंतर आएगा। k यहाँ पर जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट है और इस k का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। चूंकि F बराबर क्या होता है, k इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, कितना कंप्रेशन कितना इलोंगेशन है। अब आप समझिए, अगर हम बात करें यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस साहब ने हमको बताया था दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस और बाई में स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है यंग मॉडुलस का। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ और बाई में कितना लेंथ में फर्दर चेंज आया। मान लो कि जैसे यहाँ पर x आ रहा था, y आ रहा था, यहाँ पर मान लो y आ गया, या मान लो डेल्टा L चेंज है, या डेल्टा x मान लो, या मान लो x मान लो, ठीक है। जो आपने फर्दर इलोंगेट किया है रबड़ को, उसमें इलोंगेशन मान लो x है, ठीक है। अब आप देखो, ये जो है यहां से डिवाइड है चीजें। अब आप देखो बाई का ये कहाँ है, नीचे, और बाई का x कहाँ जाएगा, ऊपर। नहीं नहीं, ये फार्मूला शायद जो है स्टॉप कर। चलिए देखिए, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ और बाई में ओरिजिनल लेंथ, ये फार्मूला होता है। बाई के एल ऊपर जाएगा और बाई के एरिया नीचे आएगा, तो y इक्वल टू क्या मिला, F इंटू एल, और बाई में क्या लिखें, A इंटू डेल्टा एल, ये लिखेंगे। अब आप देखिए, एरिया मल्टीप्लाई करो और लेंथ से डिवाइड कर लो, तो क्या मिला, y इंटू ए, और बाई में क्या बनेगा, l। बोलो बोलो क्या मिला, f बाई डेल्टा एल। डेल्टा एल नथिंग बट इट इज अ चेंज इन लेंथ, एंड दिस चेंज इन लेंथ इक्वल टू इस मीन से नीचे कितना आपने इसको डिस्प्लेस किया है। तो मान लो हमने इसको y डिस्प्लेस किया होगा, तो ये f बाई y हो जाएगा। तो क्या ये यूनिट जो बनी है न्यूटन पर मीटर बनी है क्या, इसको ही आप कहोगे के इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पर के इक्विवेलेंट की बात करें या के की बात करें, जो के यहाँ पर फिट कर रहे हैं हम, वो के यहाँ पर हमारा वाई ए बाई एल है। आई बात समझ में। अब अगर टाइम पीरियड इस केस का निकालना चाहते हो आप, तो टाइम पीरियड आप लिखोगे 2 पाई अंडर रूट एम, तो रहेगा ही रहेगा, और के की जगह पर क्या दिख रहा, y इंटू ए बाई एल, तो बाई के एल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये फार्मूला बहुत काम का है, इसको आपको याद रखना है, और इसकी मदद से हम अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। समझिए, बहुत काम का फार्मूला है। अब आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुके रहो, कहीं आपको जाना नहीं है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लॉक अटैच विद स्प्रिंग और ब्लॉक अटैच विद इलास्टिक बॉडी। अगर हम ये कहें कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा फिगर है जहाँ पर हमने यहाँ पर एक मान लो एक रबड़ का टुकड़ा, और इधर भी कोई एक रबड़ का टुकड़ा हमने चिपका दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप डिफरेंट ले लो,
मान लो A1 है इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल, इसका A2 है, लेंथ इसकी L1 है, इसकी लेंथ L2 है, यंग मॉडुलस यहाँ पर Y1 है, यंग मॉडुलस यहाँ पर Y2 है, और इनके बीच में भाई साहब आपने कोई ब्लॉक, ये रबड़ है, ये रबड़ है, समझो इस बात को। ये रबड़ है, और हमने क्या किया कि इनके बीच में एक ब्लॉक, छुटको सा एक हमने ब्लॉक बना लिया, छुटका सा है, छुटको सा एक हमने ब्लॉक बना लिया M मास का। और इन रबड़ के बीच की, जैसे अभी आपने स्प्रिंग यहाँ पे जोड़ा था, स्प्रिंग यहाँ पे बनाई थी, वैसे यहाँ पर आपने कुछ ऐसा बना लिया है ना, और इनके बीच की लेंथ मान लो L है। ब्लॉक को हम लेफ्ट हैंड साइड फिर से दौड़ाते हैं V0 से। तो क्वेश्चन यहाँ पर फिर से, इस ब्लॉक का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ब्लॉक का टाइम पीरियड क्या होगा। तो एक बात हमको पता है कि जो ब्लॉक है पूरी तरह से ना तो इसके साथ ऑसिलेट करेगा और ना ही इसके साथ ऑसिलेट करेगा। पाई अंडर रूट M बाई K, अब आप यहाँ पर K1 लिख लो, जो यहाँ पर K है ना, जो आपने यहाँ पर ये K लिखा है इसको आप K1 लिख लो, है ना। तो फाइनली K1, यहाँ पर K1 मान लो, यहाँ पर K2 है फॉर एग्जांपल। तो पाई अंडर रूट M बाई K1 टाइम तक इसके साथ रहेगा, पाई अंडर रूट M बाई K2 टाइम तक इसके साथ रहेगा, बाकी इस खाली मैदान में टहलेगा। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जैसे आपने भी निकाला था कि जो T1 था हमारा, दैट इज पाई अंडर रूट M बाई K, और K की जगह पर क्या रखोगे, Y1 इंटू A1, और बाई का जो L है वो L यहाँ वाला जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो बताओ L की जगह पर क्या रखोगे, L1, और T2 आप क्या निकालोगे, पाई अंडर रूट M इंटू L2 बाई Y2 इंटू A2, ये हमारा T2 आ गया। T3 तो आज भी भाई साहब वही रहेगा, 2L बाई V0, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड बनेगा पाई अंडर रूट M इंटू L1 बाई YA1 प्लस पाई अंडर रूट M इंटू L2 बाई Y2 A2 प्लस 2L बाई V0, ये आंसर बन जाएगा।